Hi everyone, this is Pooja. Welcome to my channel Pooja's Math. Let's start. Miscellaneous exercise chapter 8 sequence and series 26 sum है. Show that this series is equal to this. हमें इसके इक्वल शो करना है. सोल्यूशन देखिए लेके चलेंगे सीरीज. जब भी हम सम करते थे इस तरह से तो हम क्या करते थे, पहले हमें nth टर्म पता होनी चाहिए, हम फाइंड करते थे, बट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है हमें nth टर्म. सो an इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन स्क्र डिवाइड बाई एन स्क्र इंटू एन प्लस वन. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा. और जब ये फाइंड करना है हमें सम, तो एस एन जब भी सम निकालेंगे एस एन तो हम समीशन अप्लाई करेंगे. समीशन अप्लाई करेंगे जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही करना है. इसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सोल्व करेंगे, देन वैल्यूज़ में पुट करेंगे. फॉर न्यूमरेटर देखो ये टर्म थी, ये चीज़ हमने पहले सोल्व की हुई है, सभी सेम वही मेथड है. इसको सोल्व करते चलेंगे. ठीक है, ये सोल्व करके ये आंसर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2. देन डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे इसी तरह से, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा इसको. तो दोनों की वैल्यूज हम यूजिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन 1 में जो पुट करेंगे तो कैंसिल आउट होकर हमारे पास ये बचेगा. और यही हमें प्रूव करना था कि ये इसके इक्वल है. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए 27 सम. ए फार्मर बायज अ यूज ट्रैक्टर फॉर ₹12,000. ही पेज ₹6,000 कैश and agrees to pay the balance in annual installment of ₹500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? कि एक फार्मर है, एक किसान है, वो एक यूज्ड ट्रैक्टर खरीदता है, मतलब पुराना ट्रैक्टर खरीदता है यूज़ किया हुआ. कितने रुपए में? 12,000 रुपये में. वो 6,000 रुपये तो कैश दे देता है. ठीक है, जो बाकी जो 6,000 बचते हैं उसकी वो इंस्टॉलमेंट बनवा लेता है. ठीक है, कि इंस्टॉलमेंट में देगा वो पेमेंट. कैसे? ₹500 और एनुअली इंस्टॉलमेंट है. ठीक है, एनुअल यानी कि पूरे साल के 500 रुपये. और इंटरेस्ट कितना लगेगा? 12% लगेगा. ठीक है, अनपेड अमाउंट जैसे उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कर दी, 500 रुपये दे दिए, तो 500 मतलब कट करके जितने बच गए उस पर फिर 12% लगेगा. जितना मतलब देने के बाद जितना उसका बचता रहेगा ना अनपेड अमाउंट, उस पर 12% इंटरेस्ट लगता रहेगा. तो देखिए कैसे करना है. कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर 12,000. कैश पेड, कैश कितना पे किया था उसने? 6,000. बैलेंस यानी कि बकाया कितना था रहा फिर? 6,000 रुपये. अब 6,000 उसको इंस्टॉलमेंट में देने हैं और एक इंस्टॉलमेंट के 500 रुपये हैं. तो कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी उसकी? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट. अनपेड अमाउंट यानी कि जो अमाउंट उसने नहीं दिया, डिवाइड बाय ईच इंस्टॉलमेंट यानी कि एक प्रत्येक इंस्टॉलमेंट. तो 6,000 रुपये थे जो उसके रहते थे बकाया, और 500 रुपये थे एक इंस्टॉलमेंट के, तो डिवाइड किया हमने, 12 इंस्टॉलमेंट बन गई उसकी, 12 किश्तें बन गई. अब इंटरेस्ट देखते हैं. जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा? अब मैंने कहा था ना जितना अनपेड अमाउंट उस पर 12% लगता रहेगा. अब फर्स्ट टाइम तो 6,000 ही अनपेड थे, तो उस पर 12% का हमने इंटरेस्ट निकाला, 720 आ गया रुपीज़. अब अनपेड अमाउंट कितना बचा उसका? देखो 500 उसके कट हो गए ना, तो क्या 5,500 उसके बच गए, और ये उसको अलग से देने ही थे इंटरेस्ट के. फिर जब सेकंड इंस्टॉलमेंट थी तो 5,500 था ना, अब उस पर 12% लगेगा, तो 660 इतना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. और फिर से 500 तो देगा ही, साथ में वो इंटरेस्ट भी दे रहा है. तो 500 कट हो के उसके अब थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितने बचे? 5,000. तो उस पर 12%. इस तरह से चलता जाएगा. तो 60 रुपीज़. ठीक है, 60 का इसमें गैप आता रहेगा, कम होते जाएंगे इंटरेस्ट में. तो हमें क्या मिलेगी? देखो एंड सो ऑन हो जाएगा यहाँ पे. तो टोटल इंटरेस्ट पेड सबसे पहले 720 था, फिर 660, फिर 600, अप टू सोन कहाँ तक? 12 टर्म्स तक. ये क्योंकि 12 है ना उसके इंस्टॉलमेंट. और ये क्या बन रही है? ये हमारी एक एपी फॉर्म हो रही है
जिसका ए फर्स्ट टर्म ये है और डी क्या है, ये है। तो जब ए पी है, ए पी सीरीज इसका सम करते हैं तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजकल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे एन क्या है, 12 है, क्योंकि 12 इंस्टॉलमेंट है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 12। बस इसको सोल्व करेंगे। अब ये तो खाली क्या है हमारा, ओनली ये है इंटरेस्ट, यानी कि उसने 12 इंस्टॉलमेंट में इतना तो उसने इंटरेस्ट पे किया है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी ट्रैक्टर की, तो टोटल उसने कितने में पड़ा है ट्रैक्टर, 12,000 का तो ट्रैक्टर था प्लस उसने जो इंटरेस्ट पेड किया था इतना, तो 16,680 रुपीज़ का हो गया ट्रैक्टर की कॉस्ट। 28 सम है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। शमशाद अली बाइज ए स्कूटर, ये स्कूटर आएगा भी यहाँ पे, ठीक कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। 4,22,000 ही पेज ₹4,000 कैश, ये 4,000 रुपये क्या देता है, कैश देता है। अब क्या है, स्कूटर खरीद रहा है वो 22,000 रुपये में, 4,000 कैश दे दिया, जो बाकी बचे उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा ली। अब उसकी हर इंस्टॉलमेंट कितनी है, 1,000 रुपीज़, जैसे वहाँ 500 थी यहाँ 1,000 है, और इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है। हाउ मच विल स्कूटर कॉस्ट हिम, तो उसको स्कूटर कितने की पड़ेगी, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। ये देखिए जैसे हमने वहाँ पर टोटल इंटरेस्ट किया था फिर ऐड कर दिया था, बिल्कुल सेम वही है। इसको पॉज करके आप देख सकते हो। 29 से हम देखिए, अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक पर्सन व्यक्ति है अपने फ्रेंड्स में से चार फ्रेंड्स को लेटर राइट करता है। ही आस्क्स ईच वन ऑफ देम to copy the letter and mail to 4 different persons with instructions that they move the chain similarly। तो वो आगे उनको कहते हैं कि आगे आप भी 4 लोगों को मेल करना, ठीक है। ऐसे मतलब जिसको मेल कर दिया आगे उसको क्या लिखा उसने कि आप 4 लोगों को और मेल करना, इस तरह से उनकी चेन बनती जाएगी। एज्यूमिंग दैट द चेन इज़ नॉट ब्रोकन, ये मान के चलो कि वो चेन टूटी नहीं है, मतलब चलती जा रही है। एंड दैट इज़ कॉस्ट 50 पैसे टू मेल 1 लेटर, और एक लेटर को मेल करने के 50 पैसे हैं कॉस्ट। फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन द 8th सेट ऑफ लेटर इज़ मेल, जब मेल का 8वां सेट क्या किया गया, मेल किया गया। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर इन 8 सेट, देखो फर्स्ट टाइम उसने 4 लोगों को लेटर किया, प्लस फिर आगे 4 लोग और बढ़ गए, उन्होंने 4 को और किया, तो 4 × 4। उसके बाद उन्होंने आगे 4 को किया तो 4 × 4 थे ना, आगे 4 को किया तो मल्टीप्लाई 4, कहाँ तक जाएगा, 8 टर्म तक, यहाँ डॉट आएगा। तो ये हमारी क्या बन रही है, एक जीपी सीरीज बन रही है ना, 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब अप टू 4⁻8। अब हमें टोटल कॉस्ट पता कैसे पता चलेगा, जब हमें टोटल लेटर्स पता होंगे। तो ये सब लेटर्स है तो इसका सम करेंगे हम, यानी कि जीपी का सम करेंगे, जहाँ पर ए 4 है, आर क्या है 4 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इतने हमारे क्या हो गए, लेटर हो गए। तो अमाउंट स्पेंड ऑन पोस्टेज, देखो 50 पैसे थे, 50 के रुपीज़ बना लिए। 1 लेटर की कॉस्ट क्या थी, 50 पैसे थी, यानी कि 50/100 रुपीज़ थी। तो इतने लेटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। 30 से हम देखिए, ए मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन ए बैंक ऑफ द rate of 5% simple interest annually. Find the amount in 15th year since he deposited the amount and also calculate the total amount after 20 years. एक आदमी ने 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाए और जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, 5% सिंपल इंटरेस्ट है। हमें अमाउंट निकालना है कि 15th ईयर्स 15वें साल में कितना अमाउंट होगा उसका। ऑल्सो कैलकुलेट दी टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, और 20 साल बाद कितना अमाउंट होगा, यानी कि 20वां साल ख़त्म होते हुए कितना अमाउंट होगा उसका। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, ये है
अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के अंत में अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये प्रिंसिपल था, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, हमारा ये आ गया। और सेकेंड ईयर में क्या है, फिर ये प्रिंसिपल बन जाएगा हमारा, सॉरी सेकेंड ईयर में यहाँ क्या आ जाएगा, टाइम 2 ईयर्स आ जाएगा, बाकी सेम है, ये बन जाएगा। थर्ड ईयर में हमारे पास यहाँ 3 ईयर है, इस तरह से एंड सो ऑन। अब देखो इन सब में क्या डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये क्या बन रही है, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर दिस एंड दिस, ये एक GAP बन रही है, जहाँ पर A ये है और D क्या हमारा 11,000 माइनस 10,500 इक्वल टू 500 हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो 15th ईयर 15वें वर्ष में अमाउंट कितना होगा, यानी कि 15वें वर्ष में, यानी कि 15वां वर्ष स्टार्ट हुआ है तो उसका तो नहीं माना जाएगा ना, तो उससे पहले 14 ईयर्स जो है वो एंड हो चुके हैं, यानी कि 14 ईयर्स तक जितना अमाउंट है वो हो जाएगा। तो अमाउंट एट दी एंड ऑफ 14th ईयर, तो A14 यानी कि 14 टर्म निकालनी है, तो A प्लस 13D, बस यहाँ A और D की वैल्यू पुट करो, सोल्व करो। अब आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि 20 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो 20 ईयर्स का निकालना है, 20th टर्म निकालनी, तो A20 A प्लस 19D। यहाँ ध्यान रखना ये आफ्टर 20 ईयर्स है, तो 20 इंक्लूड है, 20 पूरा हो चुका है ईयर, और वहाँ क्या था, इन द 15th ईयर, 15 ईयर स्टार्ट हुआ है, यानी कि 14 वर्ष हो चुके हैं, तो 14th टर्म निकालेंगे, बस को सोल्व करना है। फिर 31 देखिए, ए मैन्युफैक्चरर रेकन्स दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन विच कॉस्ट हिम ₹15,625 विल डेप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20%। क्या कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या रेकन्स करता है, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं कि अपना हिसाब किताब करते हैं ना, एक तरह से अनुमान लगाते हैं या फिर काउंटिंग करते हैं, संख्या करते हैं, ठीक है, हिसाब किताब लगाते हैं एक तरह से, कि एक जो एक मशीन है जो उनको इतने की पड़ी हुई है, जो मैन्युफैक्चरर है उनको इतने कॉस्ट पड़ी हुई है, उसकी वैल्यू क्या है, हर साल घट रही है, उसका मूल्य घटता जा रहा है, डेप्रिशिएट मूल्य घटना, किस तरह से 20% हर साल घट रहा है। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल बाद कितनी होगी। अब देखो घट रहा है, हमें इसमें से माइनस होती जाएगी वैल्यूज़। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ मशीन क्या थी, ये थी, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन 20%, तो फर्स्ट ईयर के एंड में मशीन की वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने क्या निकाला था, अमाउंट निकाला था ना एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, उसमें तो इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड हुआ था, इसमें क्या होगी, इसकी वैल्यू घट रही है तो ये माइनस हो जाएगी। तो क्या आएगा, जो मशीन की कॉस्ट थी इनिशियल, उसमें से माइनस होगा, क्या होगा, इसकी 20% वैल्यू, इसका 20% क्या आएगा, 21 × 20, 25 × 100। अब ये हम कॉमन ले लें, क्यों हम कैलकुलेशन को बढ़ाएं, ठीक है, सिंपल लेके चलो, इसको बाहर निकालो, अंदर ये बचे, इसको सोल्व किया 4/5। तो सेकेंड ईयर में क्या आ जाएगा हमारे पास, जो अब हमारे पास फर्स्ट ईयर के एंड में ये वैल्यू थी, तो इसका 20% क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर से अब ये वाली टर्म कॉमन लो, तो अंदर ये बचेगा, तो 4/5 की रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे। तो देखो जब सेकेंड ईयर्स के एंड में पावर 2 आ रही है, तो 5th ईयर के एंड में पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, बस इसको क्या करना है, सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश ए जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज, कि 150 वर्कर हैं, उनको फिक्स टाइम में नंबर ऑफ डेज दे दिया कि तुम्हें इतने दिन में ये काम ख़त्म करना था। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे, दूसरे दिन 4 वर्कर छोड़ के चले जाते हैं, एंड थर्ड डे फिर से 4 वर्कर छोड़ के चले जाते हैं काम। इट टुक 8 more days टू फिनिश दी वर्क, अब जितने दिन में काम ख़त्म होना था ना पहले, उसे 8 डेज ज़्यादा लगते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वाज कंप्लीटेड, अब वह हमें वो वाला दिन निकालना है कि लास्ट में काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। हम मान के चलते हैं कि जो काम जो है ना वो x दिन में पूरा होना था,
लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज इन विच 150 वर्कर्स फिनिश दी वर्क। यानी कि जब उन्होंने 150 वर्कर्स मान के चले थे कि इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो वो हमने एक्स लेट कर लिए। अब जो 150 वर्कर्स है ना, वो कितने एक्स दिन तक काम करेंगे, तो 150 ये एक्स टर्म्स तक जाएगा, यानी कि एक्स बार हो गया ना 150 एक्स दिन तक। और इधर हमारे पास दूसरी तरफ पहले 150 वर्कर थे, फिर 4 चले गए 146, उसके बाद फिर 4 चले गए 142 अप टू। अब यहाँ पर 8 डेज ज़्यादा लगे हैं, इसलिए हमने x+8 टर्म्स कर दी। काम तो कंप्लीट हुआ, इसलिए हमने क्या रखा है, इक्वल रखा है। ठीक है, तो ये x टर्म था, यहाँ पर x+8 टर्म था। अब ये 150 कितनी बार हो गया, x बार हो गया, क्योंकि x दिन तक काम करना था उनको। और जो यहाँ पर है हमारी, ये क्या बन रही है, एक AP सीरीज़ बन रही है, जिसका कॉमन रेशो क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, और ये क्या है 150 है। तो सम ऑफ करेंगे हम टर्म्स का, SN निकालेंगे n/2 × 2a + n-1 × d। यहाँ पे अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स x+8 है। बस इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद फैक्टराइज किया हमने, x की 2 वैल्यूज़ आई नेगेटिव और पॉजिटिव। अब नंबर ऑफ डेज नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो पॉजिटिव लेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, 17 है, सॉरी x की वैल्यू क्या है, 17 है। बट हमें पूछा क्या है कि लास्ट में काम कितने डेज में फिनिश हुआ, तो x+8 यानी कि 17 + 8 = 25 डेज। ठीक है, दैट्स ऑल। ये देख लीजिए, इसको कर लेना पॉज करके, ईजी है।